हेलो ई सरलाइट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का ई सरल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कई बार कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। इस चैप्टर को समझने में कई सारे बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन मैं बहुत इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों को हर कॉन्सेप्ट को यहां पर समझाने वाला हूं। ये मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं आप लोगों का साइंस फैकल्टी हूं ई सरल। तो बच्चों और बाकी की इंफॉर्मेशन यहां पर है। अब अगर आप ई सरल से बिल्कुल टारगेटेड तरीके से स्टडी अपनी करना चाहते हैं और 95 से भी अच्छा स्कोर आज से तैयारी शुरू करके करना चाहते हैं, तो आज ही क्लास 10th का सुपर चैम्प कोर्स एनरोल करें। इस कोर्स में हर वो चीजें हैं जो आपको 95% लाने के लिए आवश्यक है। कोटा के टॉप IITian एंड डॉक्टर फैकल्टीज आपको इसमें मिलते हैं, 5 ईयर मेंटरशिप, 5 ईयर डाउट सॉल्विंग एंड मेनी मोर। तो आज ही एक्सप्लोर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एनरोल करें। अब अपन आगे चलते हैं तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम आपको बताएंगे कि टोटल हमारी पीरियडिक टेबल जो है उसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, यानी 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ मेटलॉइड्स है। तो तकरीबन 92 मेटल्स, 92 एंड 93 मेटल्स हमारी पीरियडिक टेबल में होते हैं। 7 मेटलॉइड्स और 18 होते हैं नॉन मेटल्स, यानी 93 मेटल्स और 18 नॉन मेटल्स। और ये किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बेसिस पर आज हम इस चैप्टर में कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मेटल को लेकर आते हैं। तो मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम बात करेंगे। उनमें से सबसे ऊपर आता है शाइनी। आपने देखा होगा मेटल के जितने भी आर्टिकल्स बने होते हैं जनरली वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो ऐसी फिजिकल अपीयरेंस होती है मेटल्स की। साथ के साथ वो हार्ड होते हैं, बहुत इजीली उनको ब्रेक करना आसान नहीं होता है मेटल्स को। तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी इजीली आप उनको मेल्ट नहीं कर सकते। वो हाईली मेलिएबल होते हैं। अब यहां पर जो टर्म है ना, मेलिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेलिबिलिटी का मतलब होता है जब भी आप किसी मेटल को ऐसे पीटते हैं, यानी आप हथौड़े से या किसी भी दूसरे जो हैमर हो गया या कोई और दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया जिससे आप उसको बीट करते हैं, आप उसको रोल करते हैं, तो वो जो मेटल है वो पतला से पतला होता जाता है, यानी थिन से थिन होता जाता है और थिनर होता जाता है, और वो एक बहुत ही पतली सी लेयर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। यानी जितनी बार आप उसे पीटोगे वो फैलता जाएगा और थिन होता चला जाएगा। तो वो फाइनली एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक मेटल का बिलेट शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी मेटल की ऑन अप्लाइंग द फोर्स शीट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी कहलाती है मेलिएबिलिटी। इसी प्रकार एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को अगर अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं, यानी खींचते हैं, तो वो लंबी होती जाती है और एक वायर में कन्वर्ट होती चली जाती है। यानी मोटा बिलेट अब पतले वायर में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन लंबा होता जा रहा है। तो ये जो एक मोटे मेटल ब्लॉक का या मेटल बिलेट का एक थिन वायर में कन्वर्ट होने का जो एबिलिटी होता है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। ये मेटल्स में होती है। उसके साथ साथ वो सोनोरस होते हैं, यानी मेटल्स को जब आप हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो डिजिटल रिंग्स वगैरह सब कुछ आ चुकी है। नहीं, पहले स्कूलों में क्या होता था, एक मेटल की प्लेट होती थी, उसको पेड़ से लटका दिया जाता था, उस पर एक लकड़ी के हैमर से मारा जाता था, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करती थी। और उस साउंड से स्कूल की लंच हो रहा है, प्रेयर होगी या छुट्टी होगी, इसके बारे में बताया जाता था। तो मेटल्स सोनोरस होते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आपने देखा होगा जो हमारे वायर होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, वो भी मेटल के ही बने होते हैं। अब इनका जो काउंटर पार्ट है नॉन मेटल, उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो नॉन मेटल्स जनरली सारी ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जैसी मेटल करते हैं उनके ऑपोजिट। जैसे कि हम देखते हैं मेटल्स शाइनी होते थे, ये डल होंगे। मेटल्स हार्ड होते थे, ये सॉफ्ट होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है।
ये मेलिएबल नहीं होते हैं, यानी इनको अगर आपने पीटा तो ये बिखर जाएंगे, ये शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी ना ये डक्टाइल होते हैं ना ही मेलिएबल। ये कैसे होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जैसे आप इनको पीटोगे, इन पर फोर्स लगाओगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। और ये अच्छा साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते। और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते ही नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही थी मेटल और नॉन मेटल की। अब हम थोड़ा सा इनमें कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि कुछ मेटल्स में उनके ट्रेंड के ऑपोजिट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कुछ नॉन मेटल्स में उनके ट्रेंड के ऑपोजिट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। देखो, सबसे पहले आपने बोला कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन हमारे इस वर्ल्ड में अभी तक की जो डिस्कवरीज है उनमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है, और उसका नाम है डायमंड, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमने देखा मेटल्स सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट वन मेटल दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और उस मेटल का नाम क्या है? मर्क्यूरी। उसके बाद सिमिलरली नॉन मेटल्स के बारे में बात करूं तो नॉन मेटल्स गैसियस और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे आयोडीन गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में सिर्फ एक ही नॉन मेटल पाया जाता है और उस नॉन मेटल का नाम है ब्रोमीन। सिमिलरली मेटल्स को बोला हमने लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी शाइनी सरफेस रखते हैं, और आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है वो भी एक शाइनी सरफेस रखता है, तो ये एक यहां पर एक्सेप्शन है। सब मेटल्स आर सॉफ्ट इनफ, मैंने बोला था मेटल्स हार्ड होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा उनको तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए, उनका शेप चेंज करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे कि कुछ मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, मींस ये इतने सॉफ्ट इनफ होते हैं कि आप चाकू से इनको काट सकते हैं। तो ये इनके जो नेचुरल ट्रेंड है उसके अगेंस्ट है। मेटल्स बहुत वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट वाले, सीजियम और गैलियम हमने बोला था ज्यादा होता है। वैसे ही कुछ मेटल्स जो कि अच्छे कंडक्टर नहीं है, मैंने बोला था मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हीट, बट कुछ मेटल्स जैसे कि बिस्मुथ और लेड वो अच्छे कंडक्टर नहीं है। कुछ नॉन मेटल्स हैं जो अच्छे कंडक्टर हैं, जैसे कि ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही एक ग्रुप है, वो अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस प्रकार से कुछ एक्सेप्शंस थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब अपन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? मेटल के ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्सीजन कहां मिलेगी उनको? एयर में, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। यानी कि मेटल्स बर्न होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेटल के ऑक्साइड। और ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये जनरली किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। बेसिक नेचर का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक रिएक्शन है, हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी वो रिएक्शन पड़ी हुई है। उस रिएक्शन में हम क्या कराते हैं? एक एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं, जिससे क्या होता है? एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये हमारी कॉमन रिएक्शन है, ये हमारी टेस्टिंग रिएक्शन है, यूं कह सकते हैं। अब हमने देखा कि यहां पर मेटल का एक ऑक्साइड है, जैसे मान लो मैंने यहां पर सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, ये मेटल का ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करा दी। मुझे पता है HCl क्या है? एसिड। लेकिन मुझे नहीं पता कि Na2 क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन मुझे इस रिएक्शन में क्या मिला? NaCl यानी सॉल्ट प्लस H2O। इससे क्या साबित होता है? यहां पर अगर किसी रिएक्शन में आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, किसकी रिएक्शन में? एसिड की रिएक्शन में, तो जिससे एसिड की रिएक्शन हो रही है क्या वो बेस नहीं है? क्योंकि एसिड और बेस मिलकर ही ये प्रोडक्ट देते हैं। तो यहां पर मेटल ऑक्साइड्स की नेचर कैसी हो जाएगी? बेसिक नेचर हो जाएगी। कुछ मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर दोनों शो करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड,
इसकी अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये क्या होगा, देखो यहां पर एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो भी ये क्या कर रहा है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एसिड है तो ये बेस होगा। अगेन इसी जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, बेस के साथ। तो बेस के साथ इसकी रिएक्शन से भी क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मुझे कहना पड़ेगा कि ये एसिड है। ओह नो, यहां पर बेस है, यहां पर एसिड है। सेम कंपाउंड दो अलग अलग रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है, कभी वो अपनी एसिडिक नेचर शो कर रहा है, कभी बेसिक नेचर। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे। सिमिलरली एल्यूमिनियम का यहां पर, तो आपको यहां पर दो ही सब्सटेंसेस के याद रखने हैं। एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, और अगर इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम एल्यूमिनेट जो कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो बनेगा और वाटर बनेगा। यानी ये भी क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आगे चले तो जो मेटल के ऑक्साइड है उनकी वाटर के साथ रिएक्शन, भाई मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, उससे ऑक्साइड बना, अब उस ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड्स की वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें बनता है हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड है और उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर पोटेशियम का ऑक्साइड है और उस पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, वाटर से करा रहे हैं, तो इट विल प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे ही बाकी मेटल्स के साथ भी होता है। अब हमारे पास एक यहां पर छोटी सी बात आती है, रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर ही आगे जो मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप देख सकते हैं यहां पर। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मैंने पहले बनाई हुई है, जिसको बोलते हैं अपन काशीनाथ का माली आलू। देखो अब यहां आलू के साथ कालू भी है आलू कालू जरा फीके पकाता है, और फिर है कौन है आगे आओ। देखो इनसे आप रिलेट करो, यहां पर काशीनाथ का मतलब पोटेशियम, काशी का के पोटेशियम, नाथ का Na सोडियम, का से कैल्शियम, माली का मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का आलू, और कालू कार्बन का, जिंक का जरा, और फीके यानी आयरन, और पकाता यानी लेड Pb, और है मींस हाइड्रोजन। यहां पर कौन है आगे आओ, तो कौन का कॉपर और है Hg, और सिल्वर और गोल्ड, आगे का मतलब Ag और आओ का मतलब Au। तो ये इस प्रकार से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं इस ऑर्डर में। हम देखेंगे सबसे ऊपर वाले इस सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं दोज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, बीच वाले जो मिडिल वाले हैं उनकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है, और जो सबसे नीचे वाले हैं दोज आर लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स और मेटल्स। अब देखते हैं इसमें क्या है। जनरली हमने मेटल की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, ठीक है, पर क्या सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, देखते हैं अभी यहां पर। मेटल्स जो है जो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं वो सबसे पहले मेटालिक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, मेटालिक ऑक्साइड जैसे। पर ये रिएक्शन भी सभी मेटल्स नहीं करती, ध्यान रखना, सभी मेटल्स ऐसा नहीं करती है। ओनली दोज मेटल्स ऐसा करती हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि ये कुछ मेटल्स जो हैं, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन मेटल है नहीं, जिंक और आयरन और लेड, ये रिएक्ट करेंगी किसके साथ, वाटर के साथ। इसके नीचे वाली यानी इसके नीचे वाली कॉपर, Hg, Ag और Au ये नहीं करेंगे। देखो क्या होता है, तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ में आई बात, क्योंकि जो वाटर का हाइड्रोजन आयन है, भाई वाटर क्या होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो मेटल ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। साथ के साथ अब वो जो मेटल ऑक्साइड बना है वो अंदर ही अंदर जो बचा हुआ वाटर है उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। भाई हमने एक बीकर लिया, उसमें मेटल डाला तो मेटल ने ऑक्साइड तो बना लिया, फिर उसमें बचा हुआ वाटर है उससे वो ऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करेगा और उस रिएक्शन से मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी फाइनली जो प्रोडक्ट्स बाहर हमें मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तो मेटल और वाटर हमने मिलाया था और हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस।
तो यहां पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो सबसे पहले कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, फिर ये कैल्शियम का ऑक्साइड इन बिटवीन द सॉल्यूशन और वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर मैं सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली मैग्नीशियम की रिएक्शन कराऊं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन सभी मेटल्स इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती हैं। कुछ मेटल नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर लेती हैं, जैसे कि आप ठंडे पानी में भी अगर सोडियम और पोटेशियम को डालोगे तो उससे रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ जैसे कि कैल्शियम है वो नॉर्मल वाटर के साथ करते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर अगर उनके यूज कर लिए तो नहीं करेंगे। और कुछ मेटल्स होती हैं जैसे कि आयरन है, वो स्टीम के साथ, ये गैसेस है ना वाटर, इसका मतलब ये स्टीम है, वो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करती है। जैसे आयरन वाटर को स्टीम फॉर्म में ही रिएक्ट करेगा। अब जब ये स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो इसके कंपाउंड में ध्यान रखना, वाटर के साथ रिएक्शन से हाइड्रोक्साइड बन रहा था लेकिन यहां नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। और ये ऑक्साइड फर्दर वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेगा। यानी फर्स्ट स्टेज में जो मेटल रिएक्ट करके वाटर से ऑक्साइड बना रहा था, दैट ऑक्साइड विल नॉट रिएक्ट फर्दर, तो वो ऑक्साइड बाद में रिएक्ट ही नहीं किया वाटर से और वो ऑक्साइड ही रह गया। यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम की रिएक्शन नॉर्मल वाटर और कोल्ड वाटर के साथ कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और लेकिन अगर आप स्टीम के साथ कराते हो तो रिएक्शन होगी और उसमें ऑक्साइड बनेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें हाइड्रोक्साइड बना देते हैं जो कि गलत है। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास देखा है कि ज्यादातर मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट कर जाती है जो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से ऊपर है, लेकिन जो मेटल्स रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से नीचे हैं जैसे कि कॉपर है, एजी है, एयू है, तो इनमें भी जनरली कॉपर का तो उतना ज्यादा खास रोल है नहीं, लेकिन जो सिल्वर और गोल्ड है उसमें भी गोल्ड सबसे कम रिएक्टिविटी वाला है और वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसलिए उसके लिए एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है जिसका नाम है एक्वा रेजिया। ये एक्वा रेजिया होता है, ये HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है जिसमें ये 3:1 में होता है। अब आप लोगों को याद करने में बड़ी तकलीफ होगी, तो जिसके साथ 3 है ना वो 1:1 में होगा, जिसके साथ 1 है ना वो 3:1 में होगा। इज इट क्लियर? उल्टा होगा, उल्टा करके आप याद कर लो, ठीक है। आपसे HNO3 रेशियो से HCl पूछा हो तो HNO3 यानी 3 है उसमें, तो वहां पर 1:3 हो जाएगा। आप वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक्वा रेजिया। अब एक और बात है यहां पर, नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। भाई मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से मेटल ऑक्साइड मिल रहे थे, नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलेंगे। जैसे कि कैसे मिलेंगे? जैसे मान लो कार्बन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे सल्फर की ऑक्सीजन कराई रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से तो मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। और ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं नेचर में? ये नेचर में एसिडिक होते हैं, क्योंकि अगर इनकी रिएक्शन में कराऊंगा बेस के साथ तो ये इजीली रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही अब आगे बढ़े हम तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर आता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक कंपाउंड बनता है। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर एक पूरी प्रक्रिया हम समझते हैं। हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके पास न्यूट्रली 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे, तभी इस पर चार्ज 0 है। समझ गया? इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये इसका अगर न्यूक्लियस है तो इसमें क्या है 11 प्रोटॉन में लिख देता हूं, इसका आउटर मोस्ट ये उसके बाद वाला शेल, ठीक है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे पहले वाली में के शेल में, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 10 और एक और शेल इसकी बनेगी जिस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? ये 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का यहां पर क्या होता है? क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी इसके पास न्यूट्रली 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन रहे होंगे, इसलिए इसका जो चार्ज है वो क्या है? न्यूट्रल, 0।
इस पर अगर मैं यहां पर बनाऊं तो इसका ये न्यूक्लियस होगा, यहां पर 17 प्रोटॉन होंगे, इसका जो शेल, एक सेल, दो सेल और ये वाला फाइनल शेल, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 10, बाकी बचे कितने 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहां होंगे। ठीक है, ये होगी इसके 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं कि सोडियम को स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या करना होगा, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने जरूरी है, इसके पास तो एक ही है, तो क्या ही इसे एक इलेक्ट्रॉन को देकर अपना आउटर मोस्ट शेल खत्म कर सकता है, यानी ये अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के साथ कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, प्रोटॉन अगेन 11 ही, तो कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, कितने ज्यादा, +1 हो गया यहां पर, यानी सोडियम पर अब क्या हो जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देते ही। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया ये वो ले लेगा। अच्छा, वो अगर इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, भाई इसका इलेक्ट्रॉन गया यहां से, खत्म, शेल भी खत्म, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इसके पास थे ऑलरेडी, 1 इसने ले लिया, किसे, सोडियम से। तो ये जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया है इससे क्या होगा, देखो यहां पर क्लोरीन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और इसने जोड़ दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये और ले लेता है तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी हुई क्या, नहीं, 17 ही प्रोटॉन है। तो आप देखोगे यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव चार्ज ज्यादा, यानी 1, यानी यहां पर जो चार्ज आएगा क्या आ जाएगा, Cl-, यानी कि ये जो आयनिक मेटल है, मेटल पर कौन सा आयन आया, पॉजिटिव आयन, और नॉन मेटल पर नेगेटिव आयन, ये कैसे आया, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया इससे इनके बीच में रिलेशन बना, इनके बीच में बॉन्ड बना, उस बॉन्ड का नाम बोला गया आयनिक बॉन्ड। क्या बोला गया उसको, आयनिक बॉन्ड, और उससे बनने वाला जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को बोला गया आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां पर मैं लिख कर लाया हूं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स और आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, आप इनको जैसे इन पर फोर्स लगाओगे, इनको मारोगे पीटोगे तो ये बिखर जाएंगे। इनकी अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का आयंस के बीच में वो ज्यादा है। आयनिक कंपाउंड जनरली जो है सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, यानी ऐसे सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल इनमें नहीं घुलेंगे, लेकिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन और लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट जो होती है इसकी, यानी इसको मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में कर लिया, उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या फिर ये किसी एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं आप लोगों को मैंने बताई यहां पर। इसके बाद अब आता है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि मेटल नॉन मेटल की यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लीजिए। अब अकरेंस ऑफ मेटल है, अकरेंस ऑफ मेटल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल में हमारे पास 3 टाइप के मेटल्स है, एक तो लो रिएक्टिविटी, एक मीडियम रिएक्टिविटी, एक हाई रिएक्टिविटी। आप देख सकते हैं यहां पर जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं वो टॉप पर हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो मिडिल में है, और जो लास्ट में है वो लोअर रिएक्टिविटी वाले हैं। तो जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं वो तो कई सारे कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अब कई सारे कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या अलग अलग केमिकल प्रोसेस यूज करेंगे, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मीडियम रिएक्टिविटी वाले कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड फॉर्म करेंगे, यानी कि या तो ऑक्साइड करेंगे या सल्फाइड करेंगे या कार्बोनेट करेंगे। उनके लिए कुछ पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस हमने डिजाइन कर रखे हैं जिनसे उनको सेपरेट आउट किया जा सकता है, मेटल्स को उन कंपाउंड से निकाला जा सकता है। और ये बेचारे ये कोई कंपाउंड फॉर्म में पाते ही नहीं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि कोई कंपाउंड बनाते ही नहीं, तो ये नेटिव स्टेट में पाए जाएंगे। अब अकॉर्डिंगली जैसे उनके कंपाउंड है, जैसी उनकी रिएक्टिविटी है, उसके बेसिस पर हमने यहां पर जो हमारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेसेस हैं उनको क्लासिफाई किया हुआ है। तो अगर हम देखें जो मेटल लो रिएक्टिविटी वाले हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर और ये कई सारे हैं, ये जनरली कंबाइंड स्टेट में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं
ये पाए जाते हैं नेटिव स्टेट। लेकिन कॉपर और जो कॉपर और सिल्वर है ये फिर भी कुछ कुछ जगहों पर कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है, सल्फाइड और ऑक्साइड सोर्स के पाई जाती है, लेकिन गोल्ड नहीं और प्लेटिनम नहीं। उसके बाद जो मेटल्स हैं जो मीडियम रिएक्टिविटी में है, जैसे कि मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स यहां पर आप देख सकते हैं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। ये क्या होते हैं? ये मेनली ऑक्साइड्स में पाए जाएंगे, सल्फाइड्स में पाए जाएंगे और कार्बोनेट्स में पाए जाएंगे, तीन टाइप के कंपाउंड्स। और जो मेटल्स हैं हाई रिएक्टिविटी वाले वो तो बहुत ही खतरनाक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, जो कि ये कभी फ्री स्टेट में पाए नहीं जा सकते, इसलिए इनके लिए अलग प्रोसेस हमने डिजाइन किया है। जनरली जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं उनकी ओर्स ऑक्साइड्स ही होती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे सिस्टम में बहुत ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है, यानी बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए ऑक्साइड्स में ज्यादा पाए जाते हैं। हम भी क्या करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से किसी के भी ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, तो इजी होने के चक्कर में हम अगर वो किसी दूसरे कंपाउंड के फॉर्म में भी है, जैसे सल्फाइड ओर्स में है, जैसे कार्बोनेट ओर्स में है, तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर उसको हम हमारे जो नेटिव स्टेट है उसमें लेकर आते हैं। तो यहां पर हम लो रिएक्टिविटी वालों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहां पर लो रिएक्टिविटी में हमारा सिनेबार है। सिनेबार नाम याद रखना है, HgS, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम सिनेबार बोलते हैं। ये एक मर्क्यूरी का ओर है जो सल्फाइड ओर है। ऐसे ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी होता है। तो सबसे पहले मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है उसको आप गर्म करोगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिससे क्या होगा, ये सल्फर जो इसके साथ है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के निकल जाएगा और क्या बना देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन इसके साथ भी जुड़ जाएगा। इसको फर्दर हीट करोगे तो इसके हीट करने से ऑक्सीजन भी इसका साथ छोड़ देगा। यानी कितना इजीली यहां पर जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी कमजोर है कि हीट करने मात्र से ही वो ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है। ऐसे कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर सल्फाइड जो होता है उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करोगे तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है इसको फर्दर जो हमारे पास अवेलेबल कॉपर सल्फाइड है, क्यूप्रस सल्फाइड बोलते हैं उसको, उस क्यूप्रस सल्फाइड के साथ मिला देंगे तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनके कॉपर अलग हो जाएगा। ये सिंपल तरीका था। ऐसे ही जो यहां पर कुछ हुए रिएक्शंस उनके बारे में लिखा है कि ये जो सारे थे सल्फाइड और कार्बोनेट्स के रूप में भी पाए जा सकते हैं मिडिल रिएक्टिविटी वाले। वहां पर क्या था? सल्फाइड था और ऑक्साइड था। तो सल्फाइड और ऑक्साइड में अपन ने पढ़ लिया लो रिएक्टिविटी वाले। मिडिल वाले कैसे पाए जाते हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट्स में भी पाए जाते हैं। तो सल्फाइड को अलग करने का क्या है? सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम गर्म करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। इसको रोस्ट कर दिया। रोस्ट करने से क्या होगा? इसका सल्फर ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा और ये खुद भी ऑक्सीजन पकड़ के बैठ जाएगा। दूसरा प्रोसेस है कैल्सिनेशन। वो किसके लिए होता है? कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। अगर जैसे जिंक का यहां पर कार्बोनेट ओर है तो उसको बिना ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसमें है ना, बिना ऑक्सीजन के गर्म कर दो तो बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के गर्म करोगे तो इसकी ऑक्सीजन साथ छोड़ देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाएगी और एक ऑक्सीजन पकड़कर जिंक बैठ जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस हमें पता है। आगे के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इसको रिड्यूस करते हैं। तो इसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है? जनरली हम ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनको कार्बन से रिड्यूस करते हैं, क्योंकि कार्बन से रिड्यूस हो जाते हैं। पर इनसे वही मेटल रिड्यूस होते हैं कार्बन से जो रिएक्टिविटी में कार्बन से नीचे है। यानी हमने पढ़ा था काशीनाथ का माली आलू, तो आलू के बाद आया था कालू, यानी एल्यूमिनियम के बाद आता है कार्बन, और उसके बाद वाले सारे मेटल्स जो है उनको कार्बन क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके पहले वाले को नहीं। यानी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, उनको नहीं कर सकता ये। तो उनको करने के लिए फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे मान लो यहां पर मैंने मैग्नीज को करना था तो मैंने एल्यूमिनियम मिला दिया, मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि कार्बन इसको नहीं कर पाता, तो मैंने एल्यूमिनियम मिलाकर यहां पर क्या किया? इस एल्यूमिनियम में इसके ऑक्साइड से ऑक्सीजन छुड़ा लिए और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और मैग्नीज को अलग कर दिया। ये रिएक्शन बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने से क्या होता है कि इसमें जो मेटल अलग होकर मेटल बना है, यानी जो कंपाउंड से निकलकर मेटल बना है, वो इतने टेम्परेचर पर मोल्टन स्टेट में होता है। और इसी का यूज करके हमने एक रिएक्शन का प्रोसेस का यूज करते हुए हमने एक थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस बनाया। उसमें क्या होता है कि जो आयरन के ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, उनके बीच में एक कंपाउंड भरा जाता है।
कौन सा कंपाउंड? आयरन ऑक्साइड का कंपाउंड। उस आयरन ऑक्साइड के कंपाउंड में क्या करते हैं अपन, जैसे यहां पर मैं पूरी रिएक्शन बता देता हूं। ये Fe2O3 हमने भर दिया, इसको मिलाते किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। जैसे इसको एल्यूमिनियम के साथ मिलाओगे, इन दोनों की रिएक्शन होगी, रिएक्शन से क्या बनेगा? Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? आयरन। और ये जो आयरन बनेगा ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए लिक्विड स्टेट में बनेगा। और ये लिक्विड स्टेट का आयरन क्या करता है? इन दोनों ट्रैक्स को ज्वाइन कर देता है। तो ये वेल्डिंग प्रोसेस में भी इसको थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन। जो मेटल्स जो है टॉप पर है रिएक्टिविटी में, उनकी रिफाइनिंग होती है। उनकी रिफाइनिंग नहीं, उनका क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या? पहले उनको मोल्टन स्टेट में लाया जाता है। पहले उनको मोल्टन स्टेट में लाए तो उनके जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते ही अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे NaCl के एग्जांपल लें तो मोल्टन स्टेट में NaCl का एग्जांपल लेते क्या हो जाएगा? सोडियम का तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, क्लोरीन का नेगेटिव आयन। और वो क्या करेगा? जो सोडियम है वो पॉजिटिव आयन है, इसलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाएगा। और इधर क्लोरीन गैस बनकर निकल जाएगी, उधर सोडियम जो है मेटालिक फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाता है। अब अगर हम बात करें आगे कि जो मेटल्स हैं, जो मेटल्स हमने ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके निकाली हैं, क्या वो प्योर फॉर्म में है? एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं। उनमें कुछ मेटल्स जो है बिल्कुल प्योर 100% प्योर फॉर्म में नहीं होती, इसलिए उनकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। तो रिफाइनिंग किसकी किसकी करनी पड़ेगी? जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, यहां पर निकल, Ag, Au। तो इनकी रिफाइनिंग के लिए हम एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक तो दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, एक प्योर मेटल का, एक इम्प्योर मेटल का, एक प्योर मेटल का, एक इम्प्योर मेटल का। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होता है? वो उसी मेटल के किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो मुझे यहां पर कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो मेरा एक इलेक्ट्रोड तो होगा प्योर कॉपर का, एक इलेक्ट्रोड होगा इम्प्योर कॉपर का, और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा वो भी कॉपर का ही कोई सॉल्ट होगा, जैसे कॉपर सल्फेट मैंने यहां पर ले लिया है। अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड प्योर कॉपर होगा और कौन सा जो है आपका इम्प्योर कॉपर। इसके डिसीजन के लिए हम क्या करते हैं? भाई हमारा जो कॉपर है वो पहले आयंस में कन्वर्ट होगा, और फिर आयन में कन्वर्ट होकर वो आयन जहां डिपॉजिट होगा वहां पर प्योर जाएगा। तो कॉपर के कौन से आयन बनते? पॉजिटिव आयन। तो कॉपर अगर पॉजिटिव आयन बनाता है तो पॉजिटिव आयन कहां पर डिपॉजिट होंगे? वो डिपॉजिट होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। किस पर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। अच्छा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होंगे, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने का मतलब क्या है? यहां पर प्योर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। तो यानी कि कैथोड यहां पर प्योर कॉपर का होगा और एनोड यहां पर इम्प्योर कॉपर का होगा। इसका पूरा प्रोसेस आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, इसमें जो कैथोड है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पहले एनोड जो है, जो इम्प्योर है, इस इम्प्योर कॉपर के एनोड से क्या हो रहा है? जो आयन से कॉपर के वो बाहर निकल रहे हैं, और वो क्या करते हैं? सॉल्यूशन के आयंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सॉल्यूशन के आयन जो है कहां जाते हैं? कैथोड पर जाते हैं और वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहां से सॉल्यूशन में आ रहा है, सॉल्यूशन से यहां जा रहा है, यहां से सॉल्यूशन में आ रहा है, सॉल्यूशन से यहां जा रहा है, और इस प्रकार से पूरा का पूरा ये जो एनोड है, जो इम्प्योर मेटल का है, ये तो क्या हो जाता है? बिल्कुल थिन होने लग जाता है, और ये थिक होने लग जाता है, उस पर प्योर मेटल डिपॉजिट होने लग जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया। अगर आप अभी से अपना लक्ष्य फिक्स कर चुके हैं, आपको जेईई और नीट की प्रिपरेशन करनी है और क्लास 10 से उसकी शुरुआत करनी है, तो आज ही ई सरल के इंटीग्रेटेड कोर्स जो है अग्नि इंटीग्रेटेड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स की खासियत यह है कि क्लास 10 से ही आपका हर कदम आपके लक्ष्य, आपकी मेन जो आईआईटी ड्रीम आईआईटी है, उसकी तरफ, आपके ड्रीम एम्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते अपन अगले वीडियो।